स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Was जिन्ना really responsible for partition? क्या पार्टीशन के लिए सिर्फ जिन्ना ही रिस्पॉन्सिबल थे? इस बात का सवाल का जवाब आज भी एक सिंपल ऑब्जेक्टिव आंसर के तहत नहीं आता, बहुत सारे सब्जेक्टिव लेयर्स निकलते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं आशीष, आप देख रहे हैं स्टडी IQ और आज हम बात कर रहे हैं अबाउट द फिनोमेना ऑफ पार्टीशन। वो चंद साल जो 1947 के पहले हुए, द डिकेड्स ऑफ 1940s, देश में एक ऐसी आंधी लेकर आया जो देश को दो भागों में बांट चुका था। बिफोर वी न्यू इट, इन द डिकेड्स ऑफ 1940s, इंडियन सबकॉन्टिनेंट गेव बर्थ टू टू नेशंस। ये दो नेशन की थियरी थी, या दो लोगों की अलग अलग राय, या दो पार्टियों की विभिन्नता, या उनके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये सारी चीज, ये सारी पॉलिटिक्स आपको आज अलग ही तौर पर देखने को मिलती है। ये हमारे जीवन को, हमारी पॉलिटी को, हमारी ज्योग्राफी को भी, हमारे आर्ट एंड कल्चर को, सबको डिवाइड कर चुका था। पार्टीशन सिर्फ एक पॉलिटिकल फिनोमेना नहीं था, वो एक कल्चरल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, सोसाइटल इंपैक्ट लाकर हमें छोड़ रहा था। तो ये जानना बहुत जरूरी है पॉलिटिकली कि ये कारण अकारण है किसका। Now, the very first idea that the run-up to the partition is the elections of 1937. यानी कि मैंने आपको कहा डिकेड्स ऑफ 1940s, तो 40s के पहले 37 का इलेक्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था। 1937 का इलेक्शन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत होना था और इस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस देश की सबसे प्रमुख पार्टी बनकर उभर रही थी। लुक एट द मैप। अगर आप इस मैप को देखें, और मैप को मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, all the parts which is represented by blue was won by Congress। जो येलो पार्ट है वो हमारे इंडियन प्रिंसली स्टेट्स है, तो वहां पर तो इलेक्शंस नहीं हो रहे थे, वहां पर इलेक्शंस का कोई सवाल नहीं था। लेकिन इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को आप छोड़ दें तो भारत का मुख्य भाग, मेन स्ट्रीम इंडिया जो है, वो पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को चुनकर ला रहा था। इनफैक्ट जो पार्टीज या जो स्टेट जहां पर माइनॉरिटीज रहा करते थे, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स रहा करते थे, वहां पर भी मुस्लिम लीग विजय नहीं हो रही थी, वहां पर भी मुस्लिम लीग की जीत नहीं थी। जीत किसकी थी? दिस वाज द यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब। ठीक है, खिज्र हयात खान की एक यूनियनिस्ट पार्टी हुआ करती थी, वो वहां पे जीत रहे थे। बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी जीत रहे थे। ये भी माइनॉरिटी पार्टीज थे, ये भी मुस्लिम परस्त पार्टी हुआ करती थी, बट दे वर नॉट मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग अपने आप को मुसलमानों का हितैषी बनाता था या अपने आप को मुसलमानों की पॉलिटिकल फ्रंटियर बताता था, लेकिन इलेक्टोरली स्पीकिंग देश के या अनडिवाइडेड इंडिया के जो मुसलमान थे, उन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग को अपना पार्टी कभी नहीं माना। एंड 1937 वाज एक्चुअली द टाइम पीरियड व्हेन दे वर टेस्टिंग वाटर्स। तो इसके पहले तो जिन्ना और जिन्ना की पार्टी, इंडियन मुस्लिम लीग, अपने आप को बहुत ही बड़ी एक लौती पार्टी मानती थी जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है। वो ये भी नहीं मानते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस भी मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, मौलाना अबुल कलाम आजाद कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, बट जिन्ना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि वो मुसलमानों की हिमाकत करते हैं या वो मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। दे कंसिडर्ड एंड दे कॉल्ड हिम एज गांधीज मुस्लिम। तो ये बड़ा ही अजीब रवैया हुआ करता था इंडियन मुस्लिम लीग का। बट द पीपल ऑफ इंडिया शोड दैट द रियल रिप्रेजेंटेटर ऑफ इंडियन साइकी एंड इंडियन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रेस्ट्स विद इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनफैक्ट पंजाब में भी अगर कृषक प्रजा पार्टी या यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बन रही थी तो विदाउट कांग्रेस सपोर्ट वो नहीं बन रही थी। कांग्रेस फिर भी लार्जेस्ट पार्टी थे पंजाब और सिंध में भी, बट वहां पर भी इंडियन मुस्लिम लीग सेकेंड या थर्ड पे भी नहीं आ रही थी। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो ये चीज इंडियन मुस्लिम लीग को बहुत कचोटती है, उनको बहुत परेशान करती है, नंबर वन। सो द रन अप टू द 1937 इलेक्शन was showing them the true face, their true identity. That is, Indian Muslim League, where does it stand politically? So it was standing nowhere, and everywhere it was Congress. दूसरी चीज, इससे पहले मैं दूसरे वक्त पर आऊं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपको बताना कि स्टडी IQ IAS आपके लिए फाउंडेशन कोर्स लेकर आ रहा है, और ये फाउंडेशन कोर्स
2-3 भागों में डिवाइडेड है. सो वी हैव गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम एंड नाउ अ डायमंड कैटेगरी जो आप इस प्राइस पर क्लेम कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड ऐश लाइव. डायमंड कैटेगरीज में ये होता है कि आपको प्रीलिम्स और मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम दोनों मिलेगा. पहले तो सिर्फ हम मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम करते थे, जिसके तहत अगर आप प्रीलिम्स क्रॉस कर देते हैं तो आप मेंस की तैयारी हमारे साथ ऑफलाइन में कर सकते हैं. बट नाउ वी आर लॉन्चिंग ऑफलाइन प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ. इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम प्लस यू विल गेट almost your entire scholarship back the moment you clear your prelims and mains. तो जो फीस आप दे रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए, आप प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करते हैं तो आपको वापस मिल जाएगा. प्लस यू हैव एन एडेड एडवांटेज दैट यू विल गेट प्राइज मनी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ टॉप परफॉर्मर. तो हर मंथ के एंड में जो टॉप परफॉर्मर होंगे, टेस्ट होंगे, हर वीकली टेस्ट होंगे और मंथली टेस्ट होंगे, उस टेस्ट को कंबाइन करके हम टॉप परफॉर्मर्स देखते हैं. जो सबसे टॉप परफॉर्म करेंगे उनको प्राइज मनी भी दिया जाएगा. सो यू जस्ट डोंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेट योर मनी बैक, योर सब्सक्रिप्शन बैक, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव एन अपॉर्चुनिटी फ्रॉम आवर एंड कि आप अपने रिवॉर्ड्स भी कलेक्ट कर सकते हो. देखिए, ये आपको प्रेरित करने का एक तरीका है. दिस इज नॉट समथिंग विच विल help students immensely out. This is something that will help you to prepare better. ताकि हर मंथ आपके मन में ये लालसा रहे कि मैं ही टॉप परफॉर्म करूं. So this is a hand holding guidance program for you. कि आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाना है. उसके लिए ये मेंस प्रोग्राम चालू है आपका, जिसको हम डायमंड पैटर्न कहते हैं, फाउंडेशन बैच का. At this price you have to use the code ASHLIVE to get this price. Otherwise आपको प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा. And फुल रिफंड तो मैंने आपको बताया ही है प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद. सो दिस इज नथिंग लाइक इट. मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छा मौका आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों की तैयारी के लिए मिलेगा. दिल्ली आकर आप तैयारी कर सकते हैं. उसकी भी रेसिडेंशियल सर्विसेज आपको इसी प्राइस में अवेलेबल है. सो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू. प्लीज सब्सक्राइब टू इट बिफोर द बैच स्टार्ट्स ऑन 11th of April, बिफोर द बैच स्टार्ट्स. सो इवनिंग का बैच है. You have to use the code ASHLIVE to get it. आगे बढ़ते हैं हमारी कहानी में. मैंने 1937 तक की कहानी आपको बताई. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ कि विनायक दामोदर सावरकर को ब्रिटिश सरकार लगभग अपने अंडमान के जेल से छोड़ देती है. उन्हें मदन लाल ढींगरा ने जब कर्जन वाइली को असैसिनेट किया था लंदन में, तब उन्हें वहां से लंदन से पकड़ा गया था एट अराउंड 1910 और 11. तो 1910-1911 से सावरकर ब्रिटिश सरकार के जेलों में थे एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ही वाज देयर. सो पहले उन्हें फ्रांस, उसके बाद ब्रिटेन, फिर ब्रिटेन से वो इंडिया आए. इंडिया में भी वो बॉम्बे के कई जेलों में रहे. उसके बाद उन्हें अंडमान निकोबार भेजा गया. सो ही हैड स्पेंट अ कंसिडरेबल टाइम अंडर पीनल प्रोविजंस. उसके बाद ये तय किया गया कि वो छोड़े जाएंगे, रिहा किए जाएंगे. उन्होंने कई प्रोमिसेस भी किए और उन्होंने ये भी कहा कि वो ब्रिटिश सरकार के प्रति लॉयल रहेंगे. ऐसा लगभग उन सब लोगों को कहना पड़ता था जो ब्रिटिश सरकार से छूटना चाहते थे. फॉर एग्जाम्पल, बाल गंगाधर तिलक ऑल्सो फर्निश्ड लॉयल्टी पेपर्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट कि हम, अगर आप हमें छोड़ेंगे तो हम आपके खिलाफ सेडिशन भरे या आपत्तिजनक भरे शब्द या एक तरीके से कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे, पॉलिटिकली चार्ज स्टेटमेंट नहीं देंगे. बट 1938 से विनायक दामोदर सावरकर एक्टिव होते हैं और एक्टिव होते हैं पॉलिटिकल फ्रंट में. कांग्रेस में नहीं एक्टिव होते हैं, वो होते हैं हिंदू महासभा में. इससे पहले हिंदू महासभा की कमान ज्यादातर पंडित मदन मोहन मालवीय संभाल रहे थे. बट आफ्टर द कमिंग अप ऑफ विनायक दामोदर सावरकर ही बिकेम वन ऑफ द फोर फ्रंट्स ऑफ हिंदू महासभा. और हिंदू महासभा के एक सेशन में, जो कि 19वां सेशन था हिंदू महासभा का, 1937 की ही बात कर रहा हूं, वहां पर सावरकर कहते हैं दैट दो नेशन की थ्योरी जो है वो सर्वाधिक इंडिया के लिए कंक्लूसिव थ्योरी है, एक नेचुरल थ्योरी है. दो नेशन यानी कि एक हिंदूज का नेशन और एक मुस्लिम्स का नेशन. ये उन्होंने 1937 के हिंदू महासभा के सेशन में कहा, कांग्रेस के सेशन में नहीं कहा. उनका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं था. इनफैक्ट ही सेज, गोज ऑन, इसके बाद में एक और सेशन होता है. तो हिंदू महासभा के सेशन में
सावरकर कहते हैं कि हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ही अलग अलग प्रजाति के व्यक्ति हैं और उनके लिए अलग अलग राष्ट्र भी होना चाहिए। हालांकि वो मुस्लिम राष्ट्र की पेशकश नहीं कर रहे थे, वो हिंदू राष्ट्र की पेशकश कर रहे थे। 1940 में उनकी देखा देखी कांग्रेस की माफ करिएगा, मुस्लिम लीग की एक सेशन होती है जिसको लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पाकिस्तान रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लीग। हालांकि इस सेशन में द वर्ड पाकिस्तान हैड नॉट कम येट, पाकिस्तान एज शब्द को भी यूज नहीं किया गया था, लेकिन हां जिन्ना क्या कह रहे थे वो मैंने पैराग्राफ यहां पे कोट की है। सो लुक एट दिस पैराग्राफ। वो कहते हैं इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अप्रिशिएट व्हाई आवर हिंदू फ्रेंड्स फेल टू अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ इस्लाम एंड हिंदुइज्म। ये कौन बोल रहा है? ये जिन्ना कह रहे हैं दैट आप रियल नेचर इस्लाम और हिंदुइज्म का समझ नहीं पा रहे। वो हमें बता रहे हैं कि सर आप हिंदुइज्म और इस्लाम का रियल नेचर नहीं समझ पा रहे। देन ही सेज दे आर नॉट रिलीजन्स इन द स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ द वर्ड बट आर इन फैक्ट डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट सोशल ऑर्डर्स। वो इस्लाम और हिंदुइज्म दोनों को धर्म मानने से भी नकार रहे थे और कह रहे थे कि ये दोनों सिर्फ धर्म नहीं है या केवल धर्म नहीं है, वो धर्म के अलावा एक सामाजिक ढांचा भी है, सोशल ऑर्डर भी है। And it is the dream that the Hindus and Muslims can ever evolve a common nationality. And this misconception of one Indian nation has troubles and will lead India to destruction if we fail to revise our notions in time. उन्होंने कहा कि ये तो एक महज एक स्वप्न है कि एज हिंदूज और एज मुस्लिम आप एक राष्ट्र की बात कर सकते हो, आप एक ड्रीम देखते हो। ये स्वप्न को जितना जल्दी छोड़ दोगे, इस मिसकंसेप्शन को जितना जल्दी छोड़ दोगे, उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। इस ड्रीम को हमने 1947 से 2025 तक रियलिटी में पिरोया है। इंडिया इज लिविंग दैट ड्रीम। नॉट जस्ट हिंदूज, नॉट जस्ट मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियंस, अदर डोमिनियंस ऑफ फेथ, वी हैव इवॉल्व्ड एज अ सेक्युलर नेशन। चैलेंजेस रहे हैं, राइट्स हमारे यहां पर हुए और चैलेंजेस आते रहेंगे और चैलेंजेस बनते रहेंगे। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसा कोई नेशन नहीं है जहां पर कम्युनल चैलेंजेस ना हो, जहां पर एथनिकल चैलेंजेस ना हो, रेस के नाम पर लोग डिवाइडेड ना हो। लेकिन डिविजन्स अगर आप करने गए तो वो डिवीजन कहां तक रुकेगा? आज आप धर्म के नाम पर डिवीजन कर रहे हैं, कल जाति के नाम पर, परसों कलर के नाम पर, कभी और किसी और चीज के नाम पर, क्लास के नाम पर भी डिविजन्स होते हैं। तो ऐसा तो कोई राष्ट्र है नहीं, ऐसा तो कोई देश नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर डिवीजन ना हो। लेकिन उस देश और उस राष्ट्र का सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि उस डिवीजन से आप कैसे उभरते हैं। लुक एट व्हाट पाकिस्तान हैज डिड। पाकिस्तान एक इस्लामिक नेशन बनकर उभरा। क्या आप आज कह सकते हैं कि पाकिस्तान इज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ जिन्नास ड्रीम? नहीं कह सकते। तो शायद जिन्ना को पता चल रहा होगा कि उनका जो ड्रीम था वो किस तरीके की रियलिटी में बदला है और इंडियन फ्रीडम फाइटर्स की जो ड्रीम थी वो किस रियलिटी में बदली, अदर देन द कंसेप्ट्स, अदर देन द चैलेंजेस दैट वी ऑल हैव। तो 1940s में बदला क्या? 1940s में सबसे पहला मुस्लिम लीग फेलियर एज एन इलेक्टोरल पार्टी, कि मुस्लिम लीग फेल कर जाता है इलेक्टोरली लोगों को समझाने में। 1937 में किसी ने मुस्लिम लीग को उतना वोट नहीं दिया। उसके बाद 1946 में उन्होंने पूरे देश भर में डायरेक्ट एक्शन प्लान्स घोषित करना शुरू कर दिया। वो एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली कंभा नोचे। तो अगर आपको कुछ नहीं मिला सो यू विल से दैट द ग्रेप्स आर सोर। तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शंस प्लान करना शुरू कर दिया, पूरे देश में दंगे करवाने शुरू कर दिए। कलकत्ता, दिल्ली, बम्बे, इन सारे जगहों पर जहां पर मिक्स्ड पॉपुलेशंस रहा करती थी वहां पर दंगे बहुत ज्यादा प्रबल तरीके से उभरे। इट वॉज शोइंग इट्स वेरी अगलीस्ट साइड ऑफ कम्युनलिज्म। डे ऑफ डिलीवरेंस भी उन्होंने प्लान किया था 1939 में, कि जब कांग्रेस इस्तीफा दे रही थी अपने सरकारी पदों से, बिकॉज 1939 में वर्ल्ड वॉर लागू कर दिया गया एंड दैट टू इंडिया वॉज मेड अ पार्टी टू द वर्ल्ड वॉर विदाउट कंसल्टेशंस, विदाउट कंसल्टिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट। तो यूरोपियंस ने या ब्रिटिशर्स ने हमें वर्ल्ड वॉर में हिटलर के खिलाफ खड़ा कर दिया। हमें उससे प्रॉब्लम नहीं थी, हमें इससे प्रॉब्लम थी कि हमें कंसल्ट भी नहीं किया गया। सो बिकॉज ऑफ दैट कांग्रेस रेजिस्टेड इट एंड इन प्रोटेस्ट दे रिजाइंड। मुस्लिम लीग को इस बात की बहुत अच्छी खुशी हुई
और उन्होंने फटाके फोड़े और वो डे ऑफ डिलीवरेंस प्लान कर रहे थे। बट एक चीज जो फाइनली पार्टीशन को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है वो है माउंटबैटन प्लान। सो माउंटबैटन प्लान एक्चुअली मेड इट अ वे दैट इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी रिटन ऑन पेपर एज अ सेपरेट एंटिटी। इससे पहले बहुत सारे प्लान आए, सो लुक एट दोज प्लान्स। इससे पहले 1935 का एक्ट आया, उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान आया। कैबिनेट मिशन प्लान में पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर हुआ करते थे। इन तीनों ने कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान और इंडिया एज ए सेपरेट एंटिटी बनेंगे, कभी नहीं कहा गया। क्लेमेंट एटली जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय जब देश आज़ाद होने वाला था, तब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। तब भी उन्होंने नहीं कहा कि इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी अ टू डिफरेंट डोमिनियंस। बट जब माउंटबैटन आते हैं, तो जब माउंटबैटन प्लान आता है, दिस प्लान मेड इट वेरी क्लियर दैट इंडिया एंड पाकिस्तान, दिस इज द ओनली प्लान। इससे पहले भी बहुत सारे वर्जन्स आए, 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ने तो मुस्लिमों को उनके धर्म के नाम पर रिप्रेजेंटेशंस भी दिए। कम्युनल पॉलिटिक्स का जन्म जो है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से होता है। लेकिन इन सब के होने के बावजूद कभी नहीं कहा गया कि इंडिया और पाकिस्तान एज ए टू सेपरेट नेशन या एंटिटी बनेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ कहने वाले थे माउंटबैटन, और माउंटबैटन प्लान से आता है पाकिस्तान का जन्म। तो रोल ऑफ माउंटबैटन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वाइल द टाइम ही वॉज देयर इन इंडिया, 1946 से जब वो आना शुरू करते हैं इंडिया में राइट्स बढ़ रहे थे, डायरेक्ट एक्शन प्लान्स बढ़ रहा था, कांग्रेस फ्रस्ट्रेटेड थी। इससे पहले जो माउंटबैटन के पहले वाइसरॉय थे लॉर्ड वेवल, उन्होंने भी कुछ प्लान्स बनाए थे। उनके प्लान्स भी मैं कहूँगा बहुत ही घातक रूप से फेल हो रहे थे। इंडिया की डिफेंस स्टेक पर थी वर्ल्ड वॉर के दौरान। एंड लुकिंग एट ऑल ऑफ दिस एवरीवन वाज फ्रस्ट्रेटेड, इवन द कांग्रेस लीडर्स लाइक पटेल, नेहरू, इवन लोअर क्लास लीडर्स लाइक अंबेडकर ने कहा कि अगर मुस्लिमों की ये इच्छा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तौर पर अपने राष्ट्र के नाम पर अपने धर्म के नाम पर एक राष्ट्र देखना चाहते हैं, तो ठीक है, उनको अलाउ कर दिया जाना चाहिए। सो दे वर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड, सो दे सेड इट अगेन एंड अगेन कि भाई अगर इतना ही है तो आप अलग हो जाओ, कोई बात नहीं है, हम इस पार्टीशन को झेल लेंगे सो दैट बाकी के देश में, बाकी के राष्ट्र में एक शांति बनी रहे। सो माउंटबैटन प्लान 1946 में आता है, और ये ना ही सिर्फ पार्टीशन के डेट को प्रिपोन करता है, बिकॉज क्लेमेंट एटली ने जब स्टेटमेंट दिया था तो पार्टीशन का तारीख जो तय हुई थी वो 1948 की तय हुई थी, जून में। उन्होंने इस डेट को प्रिपोन किया, लगभग 10 महीने प्रिपोन किया, और उन्होंने कहा कि अगस्त में पार्टीशन होगी 47 में ही, और 2 डोमिनियंस क्रिएट किए जाएंगे इंडिया और पाकिस्तान के। इसके लिए उन्होंने एक बाउंड्री कमीशन भी तय की, विच वॉज द बाउंड्री कमीशन ऑफ, एज यू ऑल नो, द लाइन दैट सेपरेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान। यस प्लीज, आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। सो यू हैव 2 लाइन्स, एक अफगानिस्तान और पाकिस्तान को सेपरेट करती है, ठीक है, और एक लाइन इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट करती है। दोनों ही लाइंस के बारे में आप कमेंट कर सकते हो, दोनों के मेंबर्स और नाम अलग अलग हैं। तो एक बाउंड्री कमीशन आती है, क्लू के लिए मैं आपको ड्यूरेंट लाइन बता देता हूं। सो ड्यूरेंट लाइन किसके बीच में सेपरेट होता है वो बता दीजिए। दूसरी एक और लाइन है, यू ऑल नो अबाउट द नेम। देन इट सेड दैट इट मेड अ डिपार्चर फॉर प्रिंसली स्टेट्स ऑल्सो। माउंटबैटन प्लान ने प्रिंसली स्टेट्स को कह दिया 2 टूक जवाब में कि या तो पाकिस्तान जाओ या तो इंडिया जाओ। इससे पहले जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारे प्लान्स आ रहे थे, 1935 एक्ट आ रहा था, कैबिनेट मिशन प्लान आ रहा था, इन्होंने इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को कभी नहीं कहा। 1919 एक्ट भी आया जहां पर डायरकी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बाई कैमरलिज्म आ रहा था, अपर हाउस लोअर हाउस बन रहा था। उस समय भी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को छूट दी जाती थी कि या तो आपको इंडिया में या आपको संघ में या यूनियन में आना है तो आ सकते हैं, नहीं आना है तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। ये भी वो करते थे। तो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर भी, मतलब होल प्लान वाज दैट कि इंडिया इतने सारे टुकड़ों में बट जाए। आप देख रहे हो ये येलो पोर्शन, इतना बड़ा येलो पोर्शन जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स का था, उसको ब्रिटिशर्स एक तरीके से विदाउट एनी कंक्लूसिव एग्रीमेंट्स एंड एजेंडाज छोड़ देना चाहते थे। बट माउंटबैटन डिड अदरवाइज। उन्होंने कहा
कि या तो आप इंडिया में शामिल हो जाइए या तो आप पाकिस्तान में जाइए, आप फ्री नहीं रह सकते. So that change was also being done, and that is the difference that happens. So पाकिस्तान जो है वो सिंध के, बलूचिस्तान के कुछ एरियाज को अपने अंदर लेता है और बाकी के लगभग 530 इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, जिसमें से सबसे ज़्यादा राजस्थान और गुजरात में हुआ करते थे, they would be a part of India. So partition सिर्फ और सिर्फ, अब इतने सारे प्रेजेंटेशन देखने के बाद आई एम श्योर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि पार्टीशन सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रोसेस से नहीं बल्कि बहुत सारे खींचतान से जन्म ले रहा था, जिसकी नींव 1930s के ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से ही रखी जा चुकी थी. ब्रिटिशर्स ने ही ये आइडिया तैयार किया था, एंड अनफॉर्चुनेटली वी इंडियंस ऑल्सो प्लेड इनटू दैट ट्यून. तो हमारे भी लीडर्स उसी ट्यून पर शायद नाच रहे थे या बोल रहे थे कि हाँ, मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए. तो आप किसे दोषी या जिम्मेवार ठहराते हैं? हालांकि एक चीज़ जो मैं इतने सालों से हिस्ट्री पढ़ाता हूँ और बोलता हूँ कि when we study history, हमें डिस्पैशनेट होकर हिस्ट्री को देखना चाहिए. वी आर नॉट हियर इन अ पोजिशन ऑफ जजमेंट. हम जजमेंट देने के लिए नहीं हैं, हम कोई जज के पोजीशन पे नहीं हैं, हम डिस्पैशनेटली एनालिसिस के पोजीशन पर हैं. तो हम जितना ज़्यादा चर्चा, डिबेट, डिस्कशंस करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ खुलकर सामने आती है. आई होप यू लाइक दिस प्रेजेंटेशन. अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू अबाउट आवर GS फाउंडेशन कोर्सेज, द डायमंड सेक्ट विच इज़ गोइंग ऑन. अप्रैल में इसके बैचेस शुरू हो जाएंगे. डोंट बी लेट. Particularly, I'll be taking your history, ethics and essay papers. So मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप क्लासरूम में आकर और ही इससे ज़्यादा lively discussions और debates करें, so that we'll be able to take most of our advantage while preparing it. Answer writings, evaluation, ये सब इस sections के part होते हैं. Hope to see you in classes very soon. Thank you for watching it. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन.